चलो आज प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो प्रश्नोत्तर मतलब हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो हर तरह की सुख सुविधा मतलब हर तरह की सुख सुविधा मतलब क्या है, उन पक्षी को अनेक तरह की सुख थी वहां पर, क्योंकि एक गोल्ड की वहां पर केस थी उसे, तो यहाँ पर सोने की पिंजरा था, सोने की कटोरी थी, चांदी की कटोरी थी, तो इन सब में उसको आरामदायक जीवन बिताना था ना, फिर भी वो खुशी नहीं थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आते तो पक्षी के पास पिंजरे के अंदर से सारी सुख सुविधाएं क्या थी, वहां पर सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन वह तो परतंत्र है। क्योंकि परतंत्र जब हम खाना उसे देंगे तब खाते हैं, जब हम पानी देंगे तब पीते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। परतंत्र अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द परतंत्र, विलोम शब्द स्वतंत्र। तो यहाँ पर परतंत्र थे, दूसरे के अधीन पे थे, जो भी हम कहते हैं उसके इशारे पर वो रहना चाहिए। लेकिन हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी क्या थे, पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अभी तो उसे क्या चाहिए थी, स्वतंत्रता पसंद थी। तो उन पक्षियों को बंधन में न रहना था, उसको क्या था, स्वतंत्र रहना था, क्योंकि बंद रहने से उन्हें क्या हो गई थी, बंद रहने से उन्हें अपने संतोष को खो दिया था। तो आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना और कड़वी निबोरी पर, कड़वी निबोरी मतलब क्या है, कड़वी निबोरी पर ऊंची पेड़ों की ऊंचाई पर उसको जाकर झूले झूलना पसंद थी। लेकिन कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना करते हैं। कवि अपने इन कविता के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन कैसा होना चाहिए उसकी कल्पना यहाँ पर पद्य में हमें सिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी उन्मुक्त होकर, पक्षी स्वतंत्र होकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने इन पद्य में देख लिया। तो उन्मुक्त होकर किस तरह अपने सपने को सजाना चाहते हैं, किस तरह अपने स्वतंत्रता को उपयोग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कवि, पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निदोरियों को खाना चाहते हैं। जो आपको यहाँ पर जब केव में, जब उन पिंजरे में थी, तो पिंजरे में क्या हुआ था, अपने पसंद की खाना दे होते थे, लेकिन फ्रूट्स वगैरह सभी देते थे, लेकिन वो पसंद नहीं थे। लेकिन बाहर उन्मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर नीम की पेड़ में कड़वी, वो कैसी होती है, कैसे होते हैं, नीम की पेड़ मतलब क्या है, ಬೇವಿನ ಮರ, ಆ ಬೇವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷವಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಕ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ पिंजरे ಒಳಗೆ ಇರಕೊಂಡು अमृतವನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿಲ್ಲ। सो यहाँ पर हमें बताते हैं कि नीम की पेड़ से कड़वी निदोरिया खाना क्या है, उसके खुले और विस्तृत आकाश में उड़ाना, नदियों झरनों का वह बहता हुआ शीतल जल पीना, मतलब शीतल जल मतलब कोल्ड वाटर, वो जो भी नदी बहती रहती है तो उसके अंदर जो भी ठंडा पानी आते हैं, तो बहते हुए नदियों की ठंडा पानी पीने की उसको मन था। तो उसके साथ साथ पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, जो पेड़ है उसकी ऊपर जाकर टहनी पर उसको झूलना उसको बहुत पसंद थी। तो और क्षितिज से मिलना, क्षितिज से मिलना मतलब आकाश में, नभ में उसको वहां पर क्या करना था, उड़ना था। तो होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना। देखिए
तो यहाँ पर तो पिंजरे में बंद होते तो एक ही अकेले रहते थे, लेकिन बाहर घूमना फिरना करेंगे तो अन्य पक्षियों के साथ वो क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं। तो वरना इत्यादि इच्छाओं को क्या करना चाहते थे, पूरी करना चाहते थे। तो इन उत्तर को फिर से बताती हूँ कि पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निदोरियां खाना, खुली और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना। शीतल जल मतलब पानी, उसका पर्यायवाची शब्द है पानी, पानी पीना। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलकर अपने होड़ करते हुए, होड़ करते मतलब खुशी से अन्य पक्षियों के साथ उड़ना, उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहती थी। तो उन्मुक्त पक्षी, स्वतंत्र पक्षी कौन सी इच्छाओं को पूरी करना चाहती थी, इससे हमें मिलती है। तो भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव स्पष्ट करना मतलब या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसें की डोरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यहाँ पर कवि शिवा मंगल सिंह जी इस कविता में कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि वो उन्मुक्त होना चाहते हैं। मुमकिन नहीं हो परंतु क्षितिज मतलब एंड तक, जो भी एंड होता है वहां तक पहुंचने के लिए वो पक्षी क्या करते हैं, उन्मुक्त होकर वहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन मुमकिन नहीं है परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। देखिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, क्षितिज मिलन बन जाता मतलब हमें क्षितिज तक वहां पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए तो आता है या नहीं ये तो मालूम नहीं, फिर भी हमें क्या करना है, वहां पर क्षितिज के लिए पक्षी किसी भी तरह स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ तक कि इसके लिए अपने प्राणों को भी क्या करना चाहते हैं, न्यौछावर करना सकते हैं। तो अर्थात स्वतंत्र की कीमत उसके प्राणों से बढ़कर है। यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि अपना प्राण से भी बढ़कर ये स्वतंत्र है। तो हम यहाँ पर इस पक्षी के भावार्थ यहाँ पर सेवा मंगल सिंह जी कहना चाहते हैं कि क्षितिज मिलना बना या तानिक सांसों की डोरी, मतलब मेरे सांस से भी, मेरे इन जीव के प्राण से भी ये बढ़कर मेरा स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, आप लोगों ने तो देखा कि भाव कैसे स्पष्ट होता है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनीती सांसों की डोरी, मतलब उसकी जीव चले जाए फिर उसको स्वतंत्र चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र के बिना उसका क्या है। तो अगला प्रश्न चौथा, कविता से आगे। कविता से आगे मतलब क्या, तो बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। तो आप लोगों के घर में भी पक्षी प्राणी वगैरह कुछ होंगे। बहुत से लोग यहाँ पर हमें पक्षी पालने के लिए देखते हैं कि कितने लोग कबूतर पालते हैं, कितने लोग पैरट को पालते हैं। तो इसी तरह बहुत लोग यहाँ पर पक्षियों को पालते हैं। तो पक्षियों के पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। यहाँ पर तो हमें दिया गया है, हमें खुद को बताना है। क्यों? क्योंकि पक्षियों को पालना या उचित या अनुचित, मतलब पक्षी पालना अच्छी बात है या बुरी बात। तो हमें यहाँ पर क्या किया है, हमें अच्छी है तो उसके बारे में लिखना है, बुरी है तो इनके बारे में लिखना है। अभी तो आपने इन गीतों को देखा, तो इससे हमें मालूम होता है कि पक्षियों को पालना एक बुरी बात होती है। मतलब उसको क्या होती है, पक्षियों को मन में क्या होती है, स्वतंत्रता से उड़ने की इच्छा होती है, स्वतंत्रता से
खाने की इच्छा होती है, स्वतंत्रता से रहने की इच्छा होती है, उन्मुक्त होने की इच्छा होती है, तो हम पक्षियों को पालन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रश्न की उत्तर हो हमारे हिसाब से ये है कि मेरे अनुसार पक्षियों के पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि हमें क्यों पक्षियों को पालना, कहाँ पर पक्षियाँ रहते हैं वहाँ पर हम जाकर उसको क्या करना है, वहाँ पर खाने के लिए देना चाहिए, पानी देना चाहिए, और उसके साथ हम वहीं पर क्या करना चाहिए, संतोष पाकर आ सकते हैं। यहाँ पर हम हमारे अनुसार तो पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, तो क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिया है। तो हमारे हिसाब से क्या है, ईश्वर उसको उड़ने के लिए पंख दिया है, इसलिए उन्हें बंधन में रहना सर्वथा अनुचित है। तो इससे के साथ साथ अपनी इच्छा से ऊंची से ऊंची दूर तक उड़ना, बढ़ना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूलों खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रकृति है, उसका स्वाभाविक इच्छा है। जैसे हम जीवन करते हैं, हमारी इच्छा से हम कैसे रहते हैं, तो उसी की तरह उस पक्षियों को क्या करना है, अपनी तरह रहना है। तो उसको अपनी ढंग से जीना है, अपने ढंग से खाना, अपने ढंग से इच्छा से ऊपर उठना और झरना, इनका पक्षियों का काम है। तो इसी तरह फल फूलों को भी क्या करना है, उसको खाना है, पेड़ पौधों में उसको क्या करना है, बैठना है, घोंसले बनाना है। इसी तरह अपने घर को बनाना है, अपने आप से स्वतंत्र उन्मुक्त होकर रहना है, जैसे हम रहते हैं। तो उसी तरह उसको घोंसले में घोंसला बनाना, इसका तो स्वतंत्र है। तो मुझे मेरी इच्छा से, मेरे अनुसार पक्षी को क्या क्या नहीं करना चाहिए, कैद नहीं करना चाहिए। तो आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाता है। तो हम कितने भी प्यार करें उस पंछी को, हम कितने भी उसको खाने के लिए दें, हम कितने भी अच्छे उसको नीचे कॉटन वगैरह कुछ उसको सोने के लिए, बैठने के लिए कुछ अच्छे व्यवस्था करके रखेंगे, फिर भी वो खुशी से नहीं रहता। तो उसे क्या चाहिए, आज़ादी। तो अनमोल है, उसके लिए आज़ादी अनमोल है, स्वतंत्र रहना उसको अच्छी लगती है, उनकी इच्छा भी वही है। तो सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। तो कितने भी हम पैसे दे उसको, 1,00,000 2,00,000 या 1,000 2,000 देकर उन पक्षियों को लेकर आते हैं, तो उससे भी ज़्यादा हम उसके ऊपर खर्च करते हैं, फिर भी उन पक्षियों को हम खुशी नहीं रह पाएंगे, उसको खुशी से रहने के लिए नहीं होती, तो उसको उन्मुक्त ही करना चाहिए। तो इससे हमें क्या मिलते हैं, उन्मुक्त होने की उसको इच्छा को हम प्रदान करना चाहिए। तो उसी तरह क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। देखिए, जहाँ पर किसी ने आपके रिलेशन में या आपके संबंधी ने कोई भी पक्षियों को पाला है या नहीं पाला हो, तो किस तरह उन पक्षियों को पाला है, किस तरह उन पक्षियों को रखा है, किस तरह उसको खाना देते हैं, किस तरह पानी देते हैं, और किस पिंजरे में किस तरह उसको रख दिया है, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। तो मेरे हिसाब से तो एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आए थे, हम हमारे पास की जो भी है उसके बारे में बताना है। तो क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, तो इसको आप स्वतंत्रता आपसे लिखने के लिए कहा है छात्र, आप खुद इसको लिखिए। तो आप पक्षी पाला है तो उसके बारे में लिखिए, नहीं पाला है तो नहीं बता दीजिए। कभी कोई पक्षी पाला है आपके बिना, और कोई भी आजू बाजू घर हो, रिलेशन हो, गांव में हो, आपके गांव में घर हो, तो वहाँ पर पाला है, तो उसके बारे में क्या कीजिए, आप सोचकर लिखिए हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क का खुद आंसर आपको देना है। तो
यहाँ पर तो हमारे हिसाब से एक बार तो हम बता सकते हैं वैसे ही जिसकी हमने देखभाल की थी। अभी कहानी में देखिए महादेवी वर्मा जी घायल पक्षी को क्या करते हैं, अपने घर में रखकर उसको जो भी नीचे पड़ा था वो गिल्लू उसको लेकर अपने घर में रखती है, तो उसको पेंसिल इंजेक्शन करके उसको आराम कर लेती है। तो आराम करके उसको रखते हैं तो उसको खुली छोड़ देते हैं, गिल्लू को खुली छोड़कर वो एक प्राणी प्रिय व्यक्ति है। लेकिन आप भी ऐसा किया हो तो उसके बारे में बताइए। तो 5वां प्रश्न, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन मतलब आज़ादी का छीने का एक सुविधा होती है, नहीं होता अपितु पर्यावरण का भी इसका प्रभाव पड़ती है। तो इसका उत्तर है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से क्या होती है, सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की होती है, क्योंकि आहार श्रृंखला तो वहाँ पर क्या होती है, असंतुलित होती है। वहाँ पर खाने के लिए उसको पर्यावरण में ज़्यादातर मिलती है, जब भी खा सकते हैं, जब भी खा सकते हैं और जब भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आहार की प्रदूषण पर्यावरण की प्रभावित कैसे होती है, तो असंतुलित हो जाती है। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं तो हमें क्या होता है, यहाँ पर पक्षी के लिए हम लाते हैं, तो यदि पक्षी न रहे तो इन कीटों की क्या होती है, तो जो भी घास को कीट खाते रहते हैं, तो जब पक्षी उन कीटों को भी खा लेते हैं तो घास को भी खाते हैं, तो उन कीटों को भी खा लेती है, तो तब क्या होती है, इन कीट की अंत नहीं होती, तो कीट पैदा ही रहते हैं। देखिए घर में तो चिपकलियाँ रहती है, वहाँ पर चिपकलियाँ क्या करते हैं, अपने वाल पर जो भी वो दीवारें होती है ना, उसके जो भी छोटा छोटा कीट होते हैं तो उसको खा लेते हैं। बल्ब के आजू बाजू में जो भी वहाँ पर इंसेक्ट्स होती है ना, उसको खा लेते हैं। तो इसी तरह पक्षियाँ भी बाहर की कुछ अच्छे ಕೆಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಳಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ತಿಂದಾಗ ಪರ್ಯಾವರಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಭಾಳ ದಿನ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಭಾಳ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೀನಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ